हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट सोशल साइंस का मॉडल सेट करेंगे, सेट नंबर 2। इसके पहले मैंने आप लोगों को सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 करवा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। तो इसका पहला प्रश्न है कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था। नाज़ी का इसका आंसर हो जाएगा एंटोन ड्रेक्सलर। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ही आएगा, तो इसलिए अच्छा से इन सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा तरीके से सब क्वेश्चन का आंसर लिख सकें। दूसरा क्वेश्चन है झूम या फिर घुमंतू खेती किसे कहते हैं। जब इसका आंसर होगा जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है। उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है। तो ऐसी अल्पकालीन कृषि को झूम या फिर घुमंतू खेती कहते हैं। ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में क्वेश्चन है कि निर्धनता की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर होगा निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। वर्तमान समय में निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग और व्यय विधि दोनों का प्रयोग सरकारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है भुखमरी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका आंसर होगा कि भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा में शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आदर्श आचार संहिता क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो किसी मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है नाज़ीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो हम इसका आंसर तरीके से लिखेंगे नाज़ीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित ही थी या फिर निम्नलिखित थी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका क नंबर ऑप्शन हम लोग आंसर लिखेंगे नाज़ीवाद हर तरह की संसदीय एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोधी था। वह एक ही नेता के शासन विश्वास रखता था। ऑप्शन ख में है नाजी दल शक्ति के प्रयोग में यकीन करता था। इसने जर्मन यहूदियों का विरोध किया था जो जर्मनी के लोगों की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। ग नंबर इसका हो जाएगा यह जर्मन के सैन्य शक्ति बढ़ाने का पक्षधर था तथा जर्मन का वर्चस्व वह पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। ख में ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग यह शांति की बजाय युद्ध में अधिक विश्वास करता था, इसीलिए जर्मनी की सेना 8 गुना बढ़ा दी गई। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि वनों का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु परोक्ष रूप से भी जीविका के साथ जुड़े हैं। जंगलों से मृदा को
उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसल की पैदावार को और बढ़ाती है। वन जैव प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वन भू कटाव को भी रोकते हैं, फसलों को संरक्षण देते हैं तथा उनकी उपज को बढ़ाते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो हम इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अतएव समय एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। हर देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के अनुसार या फिर उदाहरणार्थ अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार्य नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार का रखना विलासिता मानी जाती है। विलासिता का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा वो अमीर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूमिहीन लोग, जिनके पास कोई भूमि नहीं होता या बहुत ही कम भूमि होती है। परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले छोटे छोटे स्वनियोजित कार्यकर्ता, भिखारी तथा अनाथ व्यक्ति। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। इसका उत्तर होगा, यह कानून द्वारा 1993 में स्थापित एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह ही आयोग भी सरकार के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त है। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑफिसरों तथा देश के संभ्रांत और प्रतिष्ठित नागरिक रहते हैं। यह न्यायालय के मामलों पर विचार नहीं करता है। यह मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करता है। संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी अधिकार इसकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित उन समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित मानवाधिकार भी आते हैं जिन पर भारत सरकार ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ख में इसका लिखेंगे आंसर, यह आयोग दोषी को स्वयं दंडित नहीं कर सकता है। दंड देने का अधिकार न्यायालय के पास ही है। यह मानव आयोग अधिकारों का हनन होने के सभी मामलों की स्वतंत्र और विश्व स्तरीय जांच करता है। यह ऐसे हनन में किसी सरकारी अधिकारी के संलिप्त होने अथवा इस पर नियंत्रण लाने की जांच भी करता है तथा देश में मानव अधिकारों को प्रोन्नत करने के अन्य सामान्य उपायों को लागू करता है। तो अब इसके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। इसमें क में दिया हुआ है कि जिन उम्मीदवारों और दलों के पास काफ़ी धन है या फिर हो सकता है कि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हो, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय की तुलना में बड़े और अनुचित लाभ उठाते हैं। ख नंबर इसका पॉइंट हो जाएगा, देश के कुछ हिस्सों में आपराधिक संपर्क वाले उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों का टिकट जुटा लेते हैं। ग नंबर में पॉइंट में दिया हुआ है, कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर छा जाते हैं और इन्हीं परिवारों के रिश्तेदार को टिकट दिए जाते हैं। घ में वो ऑप्शन में दिया हुआ है, अक्सर चुनाव आम नागरिक के लिए बहुत कम विकल्प छोड़ते हैं क्योंकि दोनों ही बड़े दल नीतियाँ और व्यवहार में समान होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, छोटे दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? इसका बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर इस तरीके से होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अधिक नमी लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और वे इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है।
जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर बढ़ती है उनमें नमी की मात्रा कम होती है, जिसके फलस्वरूप पश्चिम में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, यानी कि इस सीरीज का 15वां क्वेश्चन, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? इसका उत्तर होगा, नाजी सरकार ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से पॉइंट ले करके आपके यहाँ पे ब्लैक पेन से मार्क करके हाईलाइट करके और यहाँ पे फिर ब्लू पेन से आपको लिखना है अच्छा तरीके से। अच्छा लगेगा आपको देखने में, तो नंबर भी अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क पॉइंट पे लिखेंगे युवाओं का विचार परिवर्तन। उनकी बाल्यावस्था से ही नाजी सरकार ने बच्चों के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नाजीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये पहला पॉइंट है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। नाजी सरकार ने अपनी विचारधारा नए पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें तैयार करवाई। कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सब के द्वारा उन्हें नम्रता और तथा कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया। उनसे कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा और हिटलर की पूजा करें। नेक्स्ट पॉइंट है लड़कियों का विचार परिवर्तन। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी माँ बनना था व शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन करना था। नेक्स्ट पॉइंट है औरतों के बीच भेदभाव। औरतों के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक अवांछनीय बच्चे की माँ होने पर औरत को दंडित किया जाता था तथा जेल में कैद कर दिया जाता था, किंतु बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति का होने पर औरतें को सम्मानित किया जाता था तथा इनाम भी दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों के आर्थिक हितों की रक्षा, यानी कि आर्य प्रजाति के लोग के लिए आर्थिक अवसरों की भरमार थी। उन्हें रोजगार दिया जाता था, उनके व्यापार की सुरक्षा दी जाती थी तथा सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में हम लोगों का है कि निम्नांकित पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि ये 3 पॉइंट्स दिया गया है, आपको इस पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड्स में इसको डिफाइन करना है। तो पहला दिया है कि न्यूनतम समर्थित कीमत, दूसरा बफर स्टॉक, तीसरा निर्गम कीमत। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो का आंसर होगा न्यूनतम समर्थित कीमत। यह वह कीमत है जिस पर सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उन राज्यों के किसानों से अनाज खरीदती है जहां अधिशेष उत्पाद होता है, यानी कि जहाँ पे अनाज का अधिक उत्पादन होता है वहाँ से सरकार है जो कि अनाज खरीदती है। और प्रतिवर्ष बुआई के मौसम से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है, यानी कि जब अनाज खरीदना होता है उसके पहले ही सरकार क्या करती है, उस अनाज का कीमत को निर्धारित कर देती है कि हम इतना कीमत में हम सामान को या कोई भी अनाज हो उसको खरीदेंगे। ऐसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? यह सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्गम कीमत। निर्गम कीमत का क्या मतलब है? समाज के गरीब वर्गों को विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है उस कम कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना है। इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक या फिर मौलिक को ही हम लोग मूल बोलेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो नागरिक के विकास, खुशी, भलाई के लिए बड़े आवश्यक हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसलिए मौलिक अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संविधान ने निम्नांकित अधिकार नागरिकों को दे रखे हैं। समानता या समता का अधिकार, इसमें यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है।
भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया। हमारे जैसे विषमताओं वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने, समुदाय बनाने यानी कि ग्रुप बनाने, आवागमन यानी कि इधर उधर घूमने, हम किसी भी देश, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, निवास करने यानी किसी भी राज्य में जाकर के हम लोग बस सकते हैं, वहाँ पे रूम रेंट में लेकर के हम लोग वहाँ पे रह सकते हैं, कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और जितना भी भारत का लोग हैं सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार। संस्कृति यानी कि जो भी लोग जो भी धर्म चाहे वो मान सकता है, इसमें किसी को भी कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि लोग जो भी अपने धर्म को मानना चाहे मान सकता है। अगर वो हिंदू है तो भगवान को मान सकता है, मुस्लिम है तो अल्लाह को मान सकता है। इसी तरीके से और भी कोई अगर जाति धर्म का है तो वो उस जात को उस धर्म के भगवान को मान सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। इसलिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म के मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप जिस भगवान का चाहे पूजा कर सकते हैं। अतः हर नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, यानी किसी भी धर्म को वो मान सकता है जिसमें उसको ठीक लगे। नेक्स्ट पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यहाँ बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्रियों और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। बेगार लेने यानी कि काम करा करके, मजदूरी करा करके उनको उस मजदूरी के बदले में पैसा नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं हम लोग बेगार लेना, फ्री में काम करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। मतलब कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी अगर आपका अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप किसी भी कोर्ट में जा करके शरण ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बतलाएं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी समय या फिर बिंदु, इस तरीके से हो जाएगा एक दिन या फिर एक सप्ताह, तथा स्थान की मौसम दशाओं का अवधारण, वहाँ का तापमान एवं मंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं और वृष्टि करती है। मौसम को आमतौर पर ठंडा, गर्म, शांत, तूफानी, मेघाच्छन्न, साफ, गीला, शुष्क कहा जाता है। वस्तुतः वायुमंडल की दशाएं ही मौसम है। ग्रीष्म में गर्म मौसम, शीत ऋतु और ठंडा और तूफानी, वर्षा ऋतु में आर्द्र तथा अक्टूबर, नवंबर एवं मार्च, अप्रैल में सुशीतल मौसम रहता है। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। जुलाई में हम एक क्षण में तीव्र उष्ण और गर्मी महसूस करते हैं और दूसरे ही क्षण में अचानक साफ आकाश बादल से घिर जाता है और तेज पवनों एवं तड़ित की गरज के साथ वर्षा होने लगती है। ऐसी ही आश्चर्यजनक घटना उस समय होती है जब चक्रवाती दाब महानदी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में विनाश लीला करती है। शीत ऋतु के विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है नवंबर माह के मध्य से आरंभ होकर उत्तरी भारत में यह फरवरी माह तक रहती है। बीच के महीने अर्थात दिसंबर और जनवरी सर्वाधिक सर्द महीने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब इस अवधि में तापमान दक्षिण में उत्तर की ओर धीरे धीरे गिरने लगता है, जैसे चेन्नई में 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तथा उत्तर भारत में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट पॉइंट है दिन में अपेक्षाकृत कम और रात को अधिक ठंड होती है। दिन छोटे और रात बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवधि या फिर शीत ऋतु में समूचे देश में भूमि शुष्क रहती है और केवल तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं में शीतकालीन भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
तटीय क्षेत्र में इन दिनों सामान्य तापमान रहता है, जबकि उत्तरी भागों में भीषण ठंड पड़ती है। दिसंबर के मध्य में जब दिल्ली के लोग ऊनी कपड़ों से लद जाते हैं तो कोलकाता के लोग कुर्ती पहनकर ही सुबह की सैर का मजा लेते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन क्षेत्रों वन को छायांकित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको भारत का मैप दिया गया है और यहाँ पे आपको पर्वतीय वन को छायांकित करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पर्वतीय वन अगर बोला गया है, लेकिन आपको उष्णकटिबंधीय भी बोला जा सकता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोला जा सकता है। ये मतलब ये 4-5 जितना भी है इस सब में से कोई भी बोला जा सकता है। तो यहाँ देखिए इसका साइन ये है, तो यानी कि लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते कहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन है, यानी कि ये क्या है, पर्वतीय वन है। और नीचे में कहीं पे होगा तो देख लेते, यहाँ पे है, सिक्किम में है, असम में थोड़ा सा है, और फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से ये सब भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन क्षेत्र। इस तरीके से आप लोगों को भारत मैप दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को दर्शाने के लिए कुछ इस तरीके से क्षेत्र आएगा, या नदी आएगा, या फिर कोई राज्य आ सकता है, या फिर कोई उत्पादन जहाँ पे होता है, या फिर मिट्टी का भी कुछ आ सकता है, जहाँ पे लाल मिट्टी, काला मिट्टी कहाँ होता है, इन सब के बारे में भी कुछ आ सकता है, जिसको आपको डिनोट करके बताना होगा। ओके फ्रेंड, हम लोगों का आज का सेट कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेट में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके से वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचे।